है एवरीवन, आप सुन रहे हैं कहानी विलीनियस हायर्ड हस्बैंड मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 41। आरुष को एक वॉइस मैसेज भेजने के बाद आयत अपनी नज़रों को नीचे झुकाए खामोश बैठी थी। तो वही कविता मलिक, जिनके चेहरे पर इस वक्त घबराहट साफ नजर आ रही थी। अभी भी वह अपनी गर्दन को ना हिलाते हुए आयत को समझाने की ही कोशिश कर रही थी। बेटा, ऐसा मत करो, तुम इनकी बातों में मत आओ, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं अपना काम पूरा होने के बाद भी तुम्हें। ऐसा भी नहीं है आंटी जी, हमारा काम होने के बाद भी हम आपकी प्यारी बेटी को 1 साल तक जिंदा रखेंगे। अब क्या करें, वसीयत में लिखे टर्म्स एंड कंडीशंस के आगे हम भी थोड़े मजबूर हैं। नहीं तो आज ही इसे भी इसकी माँ के पास पहुँचाने में हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते। अक्षत ने कहा था, जिसकी बातों को सुन ना जाने क्यों इस पर आयत अपनी गर्दन को ऊपर उठाने के साथ साथ हल्का मुस्कुरा भी दी थी। इतनी भी क्या जल्दी है मुझे ऊपर पहुंचाने की अक्षत, अभी तुम लोगों का हिसाब भी तो बाकी है। और आयत माहेश्वरी किसी का हिसाब ऐसे अधूरा नहीं रखती, फिर इतनी जल्दबाजी में मैं ऊपर कैसे जा सकती हूँ। इस वक्त आयत की बातें, साथ ही उसके चेहरे की तिरछी मुस्कान देख वहाँ मौजूद सभी एक क्षण के लिए हैरान रह गए थे। तो वही वैसा ही कुछ हाल कविता मलिक का भी था। वह भी आयत के अचानक से बदले इस रूप को अभी समझ पाती। उससे पहले ही अक्षत गुस्से में अपने जबड़ों को भींचते हुए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी एक पत्थर का टुकड़ा उसके सिर से टकराते हुए दूर जा गिरा था। लेकिन उससे लगे चोट की वजह से अक्षत काफ़ी ज़्यादा झुंझला उठा था। साथ ही वह कुछ कहता उससे पहले ही माहौल में एक आवाज़ गूंजी, मिस आयत माहेश्वरी, क्या मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए एक मौका मिलेगा। जहाँ इस आवाज़ को सुनते ही आयत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो वही कविता मलिक के भी होठों पर एक हंसी फैल चुकी थी। आरुष, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे बेटा, क्योंकि तुम कभी भी अपनी सिजुका के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दोगे, ये मुझे पूरा यकीन था। लेकिन बाकी सब ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतरते आरुष को देख चौंक से गए थे। तभी अंजना गुप्ता कविता मलिक की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर से उनके बालों को पकड़ना चाहा था कि तभी एक बार फिर से एक दूसरा पत्थर उनके माथे पर से जा लगा, जो इतना तेज था कि वहाँ से खून का रिसाव भी शुरू हो चुका था। इसके साथ ही माहौल में एक दूसरी आवाज़ भी गूंज उठी थी, ओए आंटी, मेरी माँ से थोड़ी दूरी बना के रहना और उन्हें छूने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। इस बार अविनाश को देख यहाँ तक कि कविता मलिक भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। लेकिन अगले ही पल अविनाश के भी बदले हुए इस रूप को समझते ही उनकी आंखें छलक आई थीं। साथ ही उनमें एक चमक भी साफ नजर आ रहा था। तभी अपनी जगह से खड़े होते हुए जगदीश माहेश्वरी काफ़ी ज़्यादा झुंझला उठे थे। कोई मुझे बताएगा कि ये दोनों यहाँ अंदर कैसे आए? और तुम, इस बार उनका इशारा अविनाश की तरफ था, तुम तो हमारे साथ थे ना, फिर यहाँ और इस लड़के के साथ क्या कर रहे हो? ओए बुढ़े, ये सारा किया धरा तेरी उस पोती का है, उसी ने हमें वॉइस मैसेज में यहाँ का पता ठिकाना दिया था। और रहा सवाल मेरा, तो मैंने पहले ही तुझे वार्न किया था कि जो मर्जी आए तू वो कर, लेकिन मेरे भाई को जरा सा भी हर्ट मत करना। फिर भी तूने मेरी नहीं सुनी। मेरे भाई की जगह तूने मेरी माँ को किडनैप कर लिया, और जब बात मेरी माँ पर आई है तो फिर मैं तुम लोगों को सबक सिखाने कैसे ना आता, अविनाश ने कहा। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए कविता मलिक की तरफ बढ़ गया था। लेकिन वह पाँचों इस वक्त थोड़े घबराए हुए से अवाक नजर आ रहे थे, जैसे वह समझ न पा रहे हों कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी जल्दबाजी में ही उनके पीछे सीढ़ियों से रेहान भी नीचे उतरते हुए विला के मुख्य द्वार की तरफ उसे खोलने के लिए बढ़ गया था। तभी माहौल में एक बार फिर से अविनाश की आवाज़ गूंज उठी थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में एक गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। मेरी माँ की यह हालत किसने की है? इस वक्त उसकी हथेलियाँ कविता मलिक के बाजुओं पर लगे उस घाव पर था जिस पर अंजना गुप्ता ने चाकू चलाया था। उसे देख अंजना गुप्ता एक बार फिर से उस चाकू को संभालते हुए गुस्से में ही कहा था, मैंने किया है,
जैसे अब मैं तुम्हारा करने वाली हूँ। लेकिन इसके साथ ही अविनाश ने उनके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जो इतना तेज था कि अंजना गुप्ता खुद को संभालने की बजाय अगले ही पल औंधे मुँह जमीन पर गिर चुकी थी। मेरी माँ को तकलीफ देने पर जब मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा, फिर मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, हाँ? और एक बार फिर से अविनाश अंजना गुप्ता की तरफ बढ़ गया था, लेकिन इस बार उसे कविता मलिक ने रोक दिया था। अवि नहीं, प्लीज़ बेटा, ऐसा कुछ भी मत कर प्लीज़। और इसके साथ ही अपनी गर्दन को भी ना में हिला दिया था, जिसे देख अविनाश तुरंत उनकी तरफ बढ़ते हुए उनके रस्सियों को खोलने लगा था। मेरी माँ ने कहा इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरा गुस्सा तू बर्दाश्त नहीं कर पाती, अविनाश ने कहा था। तभी अचानक से माहौल में अक्षत के चीखने की आवाज़ गूंज उठी थी, और वह भी अंजना गुप्ता की तरह ही जमीन पर औंधे मुँह पसर चुका था। मेरी बीवी से शादी करेगा तू, मेरी जगह लेगा, हाँ? जहाँ सबकी नज़रें अक्षत पर टिकी ही थी कि तभी गुस्से में ही चीखते हुए आरुष ने कहा, और एक बार फिर से नीचे ज़मीन पर पड़े अक्षत के शर्ट की कॉलर को पकड़ते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया था, जिसे देख सुलोचना और बसंत अवस्थी, जो अब पहले से ही जगदीश माहेश्वरी के पीछे सहमे से खड़े थे, इस बार दोनों के चेहरों पर पहले से ज़्यादा खौफ था। तो वही राकेश गुप्ता जल्दबाजी में आगे बढ़ते हुए अब तक अंजना गुप्ता को खड़ा होने में मदद करने लगे थे। तब तक रेहान ने भी आगे बढ़कर आयत को उस कुर्सी से आज़ाद कर चुका था। तो वही अब तक कविता मलिक भी आज़ाद थी, लेकिन अब आगे कोई कुछ कहता उससे पहले ही उन्हें माहेश्वरी विला के अंदर ही कुछ लोगों के आने की आहट महसूस हुई। नज़रें उठाकर देखा तो जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ वह पांचों भी सन्ने रह गए थे, क्योंकि इस वक्त संजीव के साथ कुछ आदमी भी खाकी वर्दी में अंदर आते हुए उनके चारों तरफ खड़े हो चुके थे। अपनी जगह से कोई भी नहीं हिलेगा, और अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस का हकदार खुद होगा। तभी अंदर आते हुए एक इंस्पेक्टर ने कहा, और एक नज़र जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ उन पांचों को देखते हुए आगे कहा, इन सबको इनकी असली ठिकाने पर ले चलो, क्योंकि वहीं पर आज इनकी अच्छे से खातिरदारी होगी। जहां उस इंस्पेक्टर का इतना कहना था कि जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ उन पांचों के चेहरों पर भी एक घबराहट साफ नजर आने लगी थी, लेकिन वह कुछ कहते या करते उससे पहले ही उनके हाथों में हथकड़ियाँ लग चुकी थीं। तभी उस इंस्पेक्टर ने आरुष की तरफ बढ़ते हुए कहा, सर डोंट वरी, इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिस इंस्पेक्टर ने कुछ पैसों की लालच में आकर इस अक्षत तिवारी को बाहर निकाला था, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, और इस बार अक्षत तिवारी के साथ साथ इन पांचों के खिलाफ भी हमारे पास काफ़ी ठोस सबूत हाथ लगे हैं। मिस्टर जगदीश माहेश्वरी और उनके परिवार के साथ इन लोगों ने अब तक जो कुछ भी किया है, उन सब का हिसाब अब इनके साथ होकर रहेगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। जहाँ आरुष ने भी उस इंस्पेक्टर की बातों को सुन उसकी सहमति में ही अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था, तभी उस इंस्पेक्टर ने आगे कहा, ले चलो इन्हें इन्हें इनकी असली जगह पर और अच्छे से खातिरदारी करना कि इन्हें खुद शिकायत का कोई मौका ना मिले। और खुद भी उस विला से बाहर निकल गया था। तभी उस विला में काफ़ी जल्दबाजी से अंदर आती हुई आशा कविता मलिक के गले से लग गई थी। मॉम, थैंक्स गॉड कि आप ठीक हो, नहीं तो हम सबकी जान निकल गई थी। उसके साथ ही इस वक्त रूही भी मौजूद थी। जहाँ सबके चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी, तो वही आयत भी मुस्कुराते हुए भी आगे बढ़कर आरुष के गले से लग गई थी। थैंक यू, तुम शायद वक्त पर नहीं आते तो मैं ज़रूर आता। आयत को खुद से थोड़ा दूर करते हुए आरुष ने इस बार अपनी हथेलियों से उसके चेहरे को पकड़ लिया था। मैंने सालों पहले ही प्रॉमिस किया था कि मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर मैं आज कैसे नहीं आता, हाँ? आरुष ने आगे कहा था, और एक बार फिर से मुस्कुराते हुए ही आयत उसके गले से लग गई थी। 3 महीने बाद बाकी लोगों के लिए आज की सुबह रोज़ की तरह ही था, लेकिन आसियाना में रहने वाले लोगों के लिए ख़ास था, क्योंकि पिछले शाम तक कोर्ट ने अंजना गुप्ता के साथ साथ राकेश गुप्ता, सुलोचना और बसंत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। तो वही अक्षत को भी उनका साथ देने के एवज में एक लंबे वक्त के लिए ही सज़ा मिली थी। वही जगदीश माहेश्वरी
जो 3 महीने पहले कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और जेल में ही एक रात हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। जैसे कि इस तरीके से ही उनके सभी गुनाहों का उन्हें सज़ा मिल चुका था, तो वही बाकियों को कल शाम तक उनके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी थी, जिस वजह से आज असियाना में भी काफ़ी शांति व एक सुकून का माहौल था। अखबार के पन्नों को पलटते हुए आदित्य मलिक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो धीरे धीरे उनके कानों तक छू गई थी। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए भी हल्की ऊंची आवाज़ में कहा था, अरे भाई, आज का नाश्ता मिलेगा भी है या नहीं? लेकिन इसके साथ ही सामने डाइनिंग टेबल पर ही बैठी कविता मलिक की घूरती नज़रों को देख वह खुद भी डाइनिंग टेबल की तरफ ही बढ़ गए थे। तभी एक तरफ से आते हुए अविनाश ने भी यही बात कहा था, जिसकी आंखें अभी भी भारी थीं, जैसे वो अभी भी नींद में हो। अपने लिए एक कुर्सी सीधा कर उस पर बैठा ही था कि तभी गुस्से में ही कविता मलिक ने उसके सामने रखी प्लेट को अपनी तरफ खींच लिया था, जिसे देख अविनाश की भारी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही कविता मलिक एक घूरती नज़रों के साथ आदित्य मलिक और अविनाश को देखते हुए कहा, इस वक्त 2 बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी अकेले मेरा बेटा आरुष और बहू आयत संभाल रही है, और यहाँ आप दोनों पूरे दिन बस बैठकर नाश्ता रेडी हुआ, लंच कब मिलेगा, आज डिनर में क्या है, बस यही करना है। लेकिन आज मेरी ये लास्ट वार्निंग है, कल से मुझे आप दोनों ऑफिस जाते हुए नजर आने चाहिए। इस वक्त कविता मलिक को गुस्से में देख आदित्य मलिक सकपका से गए थे, तो वही अविनाश थोड़ी रुआसी आवाज़ में कहा, मॉम, आप इस तरह से मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकती। पूरा माहेश्वरी ग्रुप वैसे भी आरुष के नाम पर है, तो फिर उसे संभालना भी तो उसे ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमने तो नहीं कहा था कि वो जाकर आयत से शादी करे, इसलिए उसकी गलतियों की सज़ा अब मुझे नहीं दे सकती। और मलिक एंड सन्स ग्रुप, इसमें तो तुम्हारी हिस्सेदारी है ना, फिर उसे क्यों नहीं संभालते? कविता मलिक ने आगे कहा, जहाँ इस बार अविनाश के चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान थी। मॉम, इस वक्त उसे मेरी प्रिय भाभी जी संभाल रही हैं, और आप तो जानते ही हैं कि उनके शार्प माइंड के आगे मैं फिसड्डी सा इंसान, उनका काम बनाने की बजाय उल्टा मैं बिगाड़। जस्ट शट अप, ये सब बहानेबाजी किसी और को जाकर सुनाओ। कल मुझे तुम ऑफिस जाते हुए नजर आओगे, तभी तुम्हें इस घर में खाना भी मिलेगा। अविनाश की बातों को काफ़ी गुस्से में ही काटते हुए कविता मलिक ने कहा था, जिसे सुन अविनाश अब तक काफ़ी ज़्यादा चौंकने के साथ साथ लगभग कलप भी उठा था, जैसे कि उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने में जरा भी इंटरेस्ट ना हो। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही कविता मलिक की नज़रें बगल में ही बैठे आदित्य मलिक की तरफ घूम गई थी। अभी भी चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था, जैसे वह आदित्य मलिक को भी गुस्से में कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही काफ़ी जल्दबाजी में आदित्य मलिक ने कहा था, अरे वो आजकल मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए कुछ दिनों से छुट्टी पर था, लेकिन अब ठीक है, तो मैं आज से ही ऑफिस जा रहा हूँ। इनफैक्ट अब ऑफिस के लिए ही निकल रहा हूँ। इतना कहते हुए आदित्य मलिक काफ़ी जल्दबाजी में अपनी जगह से खड़े होने के साथ साथ दूसरी तरफ बढ़ गए थे, जिन्हें ऐसे जाते देख अविनाश अवाक था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक भय साफ नजर आने लगा था। तभी वह भी काफ़ी हड़बड़ी में ही अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, मुझे भी अभी अभी याद आया कि मुझे भी माहेश्वरी ग्रुप जाना है। बिल्कुल नहीं, तुम माहेश्वरी ग्रुप नहीं, आयत के साथ काम करोगे, इसलिए तुम भी अपने डैड के साथ ही ऑफिस जा रहे हो। एक बार फिर से कविता मलिक ने गुस्से में ही अविनाश की बातों को काट दिया था, जिसे सुन एक बार फिर से वो मायूसी में ही अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था और तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गया था। तो उधर दूसरी तरफ माहेश्वरी ग्रुप के भीतर प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा आरुष सामने खुली एक फाइल पे लगातार अपनी नज़रों को दौड़ाने के बाद उस फाइल को सामने ही खड़ी रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, इसे तुम रेहान के हाथों मलिक ग्रुप में भिजवा दो और मिसेस से कहना कि। लेकिन इतना कहते हुए आरुष अचानक से रुक भी गया था। तभी सामने खड़ी रूही हल्का मुस्कुरा दी थी, क्योंकि जल्दबाजी में आरुष ने आयत को मिसेस कहा था, लेकिन अगले ही पल
आरुष ने अपनी बातों को सुधारते हुए कहा, और मिसेस मलिक से कहना कि मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं। एक बार वो भी चेक करके जो करेक्शंस बाकी रह गए हैं उन्हें जल्दी से कंप्लीट कर दें, क्योंकि 2 दिन बाद ही क्लाइंट को इसकी रिपोर्ट चाहिए। ओके सर, रूही ने कहा, और उस फाइल को पकड़ते हुए थोड़ी सोच भी नजर आने लगी थी, जिसे देख आरुष इस बार अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए कहा, व्हाट, कुछ कहना है? वो एक्चुअली अंजना गुप्ता और सुलोचना माहेश्वरी के बच्चे इस वक्त आपका वेटिंग एरिया में इंतज़ार कर रहे हैं। वो तीनों आयत मैम से मिलने मलिक्स ग्रुप में भी गए थे, लेकिन शायद मैम उनसे नहीं मिली थी, और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि इस वक्त माहेश्वरी ग्रुप आप संभाल रहे हो तो वो तीनों यहाँ आपसे मिलने चले आए। इसलिए सुबह से ही वो तीनों वेटिंग एरिया में। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। रूही की बातों को सुनते ही आरुष ने कहा था, जिसकी बातों पर अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए रूही भी ऑफिस से बाहर निकल गई थी, और कुछ देर बाद ही शिवा के साथ साथ अमित और अंकुश को अंदर आते देख आरुष के होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी। सामने ही उन्हें खाली पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उसने कहा, बस 3 महीनों से महेश्वरी विला की छत तुम तीनों से छीन ली गई, लेकिन तुम तीनों की हालत, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वही तुम लोग हो जो 3 महीने पहले तक हर वक्त अकड़ में सामने वाले को न जाने क्या क्या बोलते रहते थे, उन्हें उनकी औकात याद दिलाते थे, और आज खुद देखो कहाँ पर खड़े हो। इस बार आरुष की इन बातों को सुन उन तीनों की नजरें नीचे झुक चुकी थीं, क्योंकि आरुष की सच्चाई इस वक्त सबके सामने आ चुकी थी। साथ ही इस वक्त वह मलिक एंड सन्स ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ सारिका के बनाए उस वसीयत की वजह से पूरा माहेश्वरी ग्रुप पर भी उसका इकलौता अधिकार था। इस वक्त यहाँ का वह इकलौता मालिक था, जिस वजह से माहेश्वरी ग्रुप को संभालने का जिम्मा भी उसके ही सिर पर था। तो वही आयत मलिक एंड सन्स ग्रुप के प्रोजेक्ट को हैंडल करने लगी थी, लेकिन अब तक खुद के साथ हुए उन घटनाओं की वजह से अब भी उसके मन में अपने घर वालों के प्रति नफरत था। इस वजह से उसने उन तीनों से मिलने से इनकार कर दिया था, जिसे देख इस वक्त वह तीनों आरुष के सामने बैठे थे। लेकिन आरुष की बातों को सुन उनकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। तभी कुछ सोचते हुए आरुष ने आगे कहा, एनीवेज, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। जहाँ आरुष का इतना कहना था कि उन तीनों की नज़रें ऊपर उठ चुकी थी, यहाँ तक कि उनकी नज़रों में एक चमक, एक उम्मीद भी साफ नजर आ रही थी। तभी आरुष ने आगे कहा, तुम तीनों अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिसेप्शन पर जमा कर दो। जल्द ही मैं देखता हूँ कि तुम तीनों के लिए कौन सा डिपार्टमेंट। वेट, आरुष, तुम ये क्या कहना चाह रहे हो? आरुष की बातों को बीच में काटते हुए शिवा ने थोड़ी हैरानी में कहा था, अपने इस ऑफिस में तुम लोगों के लिए काम दे रहा हूँ, फिर तुम लोगों के मेहनत के पैसे मिलेंगे, ऐसे तुम लोग भी अपना खर्च। व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम लोग यहाँ काम मांगने नहीं, अपने घर की चाबी मांगने आए थे, जिसे तुमने बंद कर रखा है। लेकिन इस बार उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए अंकुश लगभग गुस्से में ही कहा था। तो वही उसकी बातों को सुन इस बार आरुष की भौहें सिकुड़ चुकी थी। एक्सक्यूज मी, तुम अपने घर की चाबी मांगने आए थे? लेकिन कौन सा घर? वो तो मेरा घर है, और देखा जाए तो कानूनन उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। और दूसरी बात, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तुम तीनों के माँ बाप तो दूर, तुम्हारे दादा परदादा के नाम 1 इंच भी प्रॉपर्टी नहीं थी, फिर तुम्हारा घर कहाँ से आ गया? आरुष आरुष एक्चुअली वो अंकुश की बातों का मतलब। जहाँ इस बार आरुष की बातों को सुन थोड़ी घबराहट में ही शिवा ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही आरुष ने काफ़ी सख्ती में कहा, आउट। लेकिन आरुष, जस्ट लीव, अदरवाइज मैं कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो जाऊंगा जो मैं नहीं करना चाहता। इसलिए भलाई भी इसी में है कि तुम तीनों खुद यहाँ से बाहर निकल जाओ। एक बार फिर से घबराहट में शिवा ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसके साथ ही आरुष को पहले से ज़्यादा सख्त दिख वह तीनों उस केबिन से बाहर निकल गए थे। इस वक्त उनके चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन उसके साथ ही एक मायूसी भी थी। तो उधर केबिन के भीतर आरुष अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए
कुछ क्षण के लिए अपनी पलकों को कस लिया था, लेकिन अगले ही पल अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करते हुए उसने एक नंबर डायल कर दिया था, जो कि स्क्रीन पर मिसेस के नाम से फ्लैश हो रहा था। लेकिन कुछ सोचते हुए आरुष उस कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट करने के साथ साथ खुद भी केबिन से बाहर निकल गया था। तो उधर दूसरी तरफ मलिक एंड सन्स ग्रुप के भीतर अपने केबिन में बैठी आयत, जो इस वक्त बिल्कुल अपनी माँ सारिका माहेश्वरी की कार्बन कॉपी उनकी तरह ही साड़ी में लिपटी हुई सामने खुले फाइल के पन्नों को पलट ही रही थी, कि तभी उसके सामने ही खाली कुर्सी पर बैठते हुए अविनाश ने एक लंबी सांस भी बाहर छोड़ दिया था। यार, ये मॉम को मेरी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं होती। लगता है मुझे भी तुम लोगों की तरह कोल्हू का बैल बनाकर ही छोड़ूंगी। लेकिन तभी आयत को खुद की तरफ घूरते हुए देख अविनाश थोड़ा चिढ़ सा गया था। कम ऑन यार, घर में जिसे देखो उसकी भौवें चढ़ी रहती हैं। मॉम डैड तो वैसे ही मुझे नकारा समझते हैं। उधर एक भाई है, वो भी जब देखो तब मुझे जिम्मेदार बनने की नसीहतें देता रहता है। अब कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो कि मुझे बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, और फिर मेरे एवज में मॉम डैड से बात करके। अभी अविनाश इसकी आगे कुछ कहता, उससे पहले ही आयत उसके सामने एक फाइल को रखते हुए कहा, ये प्रोजेक्ट डैड के एक खास दोस्त का है, इसलिए माँ चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को तुम हैंडल करो। व्हाट आर यू? नेक्स्ट वीक इनके साथ हमारी एक मीटिंग है, जिसमें इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क को ही उन्हें अपडेट करना है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें आज से ही इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। अभी अविनाश कुछ कहता, एक बार फिर से आयत ने उसकी बातों को काटते हुए अपनी बातों को खत्म भी कर दिया था। लेकिन उसकी बातों को सुना अविनाश इस बार गुस्से और झुंझलाहट में ही उस फाइल को पकड़ते हुए आयत के केबिन से बाहर निकल गया था। लेकिन पीछे रह गई आयत उसके इस हरकत पर मुस्कुरा दी थी। स्टूपिड बॉय। कौन? मैं? तभी अचानक से दरवाजे की तरफ से ही आती इस आवाज़ को सुन आयत ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया ही था कि सामने खड़े आरुष को देख उसकी नज़रें तक मुस्कुरा उठी थी। तुम कब आए? और अपनी जगह से खड़ी होते हुए आरुष की तरफ बढ़ गई थी। तब तक आरुष भी आगे बढ़ते हुए उसे अपनी बाजुओं में पकड़ने के साथ साथ उसके कंधों को भी चूम लिया था। बस अपनी मिसेस को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था तो मिलने चला आया। लेकिन उसकी इन बातों को सुन आयत उससे दूर होने के साथ साथ उसे घूरती हुई भी नजर आ रही थी। तुम दोनों भाई एक नंबर के कामचोर हो, हर वक्त बस काम को ना करने के बहाने ढूंढते रहते हो। फिलहाल मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम कुछ कह रही थी क्या? आयत की बातों का जवाब देते हुए आरुष ने कहा, और एक बार फिर से उसकी कमर में अपने बाजुओं को फंसाते हुए उसे खुद के करीब खींच लिया था। साथ ही इस बार वह अपने लिप्स आयत के लिप्स के साथ जोड़ने ही वाला था कि उससे पहले ही आयत उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोली, आरुष क्या कर रहे हो? इस वक्त हम ऑफिस में हैं। अच्छा, तो फिर घर चलते हैं। आयत की बातों का जवाब देते हुए इस बार आरुष के होठों पर एक तिरछी मुस्कान भी फैल चुकी थी। लेकिन आयत हैरान थी, जैसे वो समझ न पा रही हो कि अब उसे आरुष की बातों का क्या जवाब देना चाहिए। तब तक आरुष उसे आगे कुछ कहने का मौका दिए बिना ही उसकी कलाई को पकड़ते हुए मलिक ग्रुप से बाहर निकलकर अपनी कार के भीतर बैठ गया था। लेकिन आरुष की कार को घर जाने वाले रास्ते की बजाय किसी दूसरे रास्ते पर जाते देख आयत अब तक चौंक सी गई थी। आरुष, हम लोग घर नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, आज हम बाहर साथ में डिनर करने वाले हैं। अपनी नज़रों को सामने ही ड्राइविंग पर फोकस करते हुए आरुष ने कहा। लेकिन उसकी बातों को सुन आयत हैरान थी। व्हाट? और ये प्लान किससे पूछकर तुमने बनाया? आरुष, हम लोग अभी घर चल रहे हैं, ऐसे अचानक से बाहर डिनर करना माँ क्या सोचेंगी? डोंट वरी, ये आइडिया मॉम का ही था कि उनकी लाडली बहू को मैं वक्त नहीं देता, उसे शॉपिंग डिनर वगैरह के लिए बाहर लेकर नहीं जाता, आरुष ने आगे कहा था। जहाँ इस बार उसकी बातों को सुन आयत पहले से काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी। ओह, तो ये प्लान माँ का था। आखिर इस घर में एक माँ ही तो है जो मेरे बारे में इतना सोचती हैं, और एक तुम हो जिसे अपनी इस खूबसूरत सी बीवी की जरा सी भी परवाह नहीं है, और प्यार उसे तो भूल ही जाओ। अपने दोनों बाजुओं को आपस से बांधते हुए आयत का इतना कहना था
कि एक झटके में अपनी कार पर ब्रेक लगाते हुए आरुष चौंक सा गया था। व्हाट? लेकिन अब तक उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट भी साफ नजर आ रहा था। तुम औरतों को कोई नहीं समझ सकता। अगर खुद कुछ करो तो कहती हो कि माँ क्या सोचेंगी, और जब माँ की आड़ में करो तो सारा क्रेडिट माँ को, और हम हस्बैंड बेचारे करे तो करे क्या। लेकिन उसकी बातों के बीच में ही आयत ने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर किस कर दिया था। अब ठीक है? लेकिन आरुष ने अपने सिर को झटक दिया था, जिसे देख आयत ने आगे कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। लेकिन एक बार फिर से आरुष ने वैसा ही किया था, जिसे देख आयत अपना सीट बेल्ट खोलते हुए एक बार फिर से आरुष के गालों पर किस कर दी थी। अब ठीक है? एक बार फिर से आयत ने कहा। तो वही इस बार आरुष अपने सीट बेल्ट को खोलते हुए कहा, इतने में मेरा क्या होगा? और आयत की कमर में अपने बाजुओं को डालते हुए उसे खुद के करीब खींच लिया था। इस वक्त दोनों के होठों पर कानों तक छूती हुई मुस्कुराहट थी, और अगले ही पल दोनों के लिप्स ही आपस में जुड़ चुके थे। डियर फ्रेंड्स, आज मेरी ये कहानी बिलीनियर्स हायर्ड हस्बैंड यहीं पर समाप्त होती है। साथ ही उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद भी आई होगी। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ऐसे आगे और भी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि कहानी से जुड़े सारे अपडेट्स आपको वक्त पर मिलता रहे। हर हर महादेव।